हेलो एवरीवन, मैं प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, आपके रेशियो एनालिसिस के प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज हम फिर से रेशियो एनालिसिस का एक एग्जाम्पल यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। सो आपको वही काम करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, सबसे पहले उस लिंक से आपको एग्जाम्पल अपने कॉपी में लिख लेना है। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आपने ये एग्जाम्पल लिख लिया और उसके बाद अभी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे पास जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें आपको भारत प्रोडक्ट लिमिटेड की समराइज बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। अब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आपको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में दिए हुए हैं। पिछला वाला जो एग्जाम्पल था उसे याद कीजिए, वहाँ पे फुल्ली अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में हमें एग्जाम्पल की जो भी आइटम्स थे या जानकारी थी वो दी हुई थी। बट यहाँ अभी भले ही हमें जानकारी पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में बताई हुई है, पर फिर भी हमें जो फॉर्मूलाज पूछे गए हैं, अगर आपने एग्जाम्पल लिख लिया है तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो रेशो कैलकुलेट करना है, जैसे कि ऑपरेटिंग रेशो है, करंट रेशो है, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो है, तो इसके लिए हमें बहुत सारी आइटम्स की या जो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसे सेल्फ डिटरमाइंड आइटम्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे भले ही हमें जानकारी में या एग्जाम्पल में जो कैलकुलेशन करने बोला है वहाँ कहीं भी बोला नहीं है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाइए या इनकम और रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाइए, बट फिर भी हम हमारे एग्जाम्पल को इजी बनाने के लिए या कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहाँ फिर से वही वाली प्रक्रिया करेंगे। सबसे पहले अब यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं फ्रेंड्स। पहले एग्जाम्पल में हमने ओनली गिवन इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हुए रेशोज कैलकुलेट किए। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने थोड़ा अपना स्टेप बढ़ाया, वहाँ पे हमने क्या किया, इनकम और रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाया। मीन्स जो गिवन जानकारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की थी उसको रीअरेंज किया, उस रीअरेंज फॉर्मेट के आधार पे फिर रेशो का कैलकुलेशन किया। तो आज जो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है इसमें भी हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इनकम और रेवेन्यू स्टेटमेंट के साथ साथ आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएंगे और इनकम और फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रेवेन्यू और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों का आधार लेकर रेशोज को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अब आप लोग यूज्ड टू हो चुके हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट से, क्योंकि हमने 2 बार रेवेन्यू स्टेटमेंट कैलकुलेट कर लिया है या यहाँ पे बना लिया है। तो इसीलिए आज का हमारा मेन फोकस होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो हम जल्दी जल्दी से अभी रेवेन्यू स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो रेवेन्यू स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट में कौन कौन सी जानकारी आएगी, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बिलोंग करने वाली। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बिलोंग करने वाली जानकारी के लिए हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट और रेवेन्यू स्टेटमेंट। यहाँ हम और एक लाइन लिख सकते हैं, फॉर द ईयर एंडेड डैश डैश डैश, जो भी आपको डेट दी हुई होगी वो वहाँ आप मेंशन कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज करते हैं और इनकम स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट में हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बना रखा है, पर्टिकुलर्स, रुपीस। उसके बाद अब हम यहाँ पे जानकारी लिखना शुरू करते हैं। तो जानकारी में सबसे पहला यहाँ पे क्या आएगा, सेल्स। अब सेल्स की अमाउंट कितनी दी हुई है हमें, 8,50,000। 8,50,000 सेल्स की अमाउंट दी हुई है। उसके बाद इसमें हम लेस क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या COGS जिसको हम लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कौन कौन से आइटम्स आएंगे, और अब ये जो भी यहाँ पे हम जानकारी लिखेंगे तो इसके लिए आपको क्या याद में रखना है कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को जब भी हम फॉलो करते हैं तो वहाँ आने वाले आइटम्स दिए हुए हो चाहे ना हो, आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट वहाँ लिखते जाना है। मीन्स इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को आपको अपने दिमाग में बिल्कुल सेट करके रखना है कि जैसे सेल्स, फिर उसमें से हम COGS ले
और याद में रख के फिर जब आप एक 5-6 गणित या एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे उसके बाद आपको अपने आप वो छुड़ाते आएगा एग्जाम्पल कि यहाँ हमें क्या करना है, कैसे करना है। विदिन 5 मिनट्स में आप इनकम स्टेटमेंट खुद प्रिपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पे सेल्स माइनस सीओजीएस, तो सीओजीएस में अभी तक का मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि आपको सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है वो याद हो चुका है। तो सबसे पहला क्या आएगा यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक आपको देखिए P&L अकाउंट जो दिया हुआ है वहां पे ऑलरेडी गिवन है, जिसकी अमाउंट बताई है 99,500। ओपनिंग स्टॉक में हम ऐड करते हैं परचेस। अब परचेस की अमाउंट भी वहां पे आपको दर्शाई हुई है जो है 5,45,250। अब इसके पहले एग्जांपल में हमारे पास केवल ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, डायरेक्टली आने वाले अमाउंट से हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर रहे थे। बट जैसे आज हमारे एग्जांपल में एक नया स्टेप आया है वैसे ही इस एग्जांपल के तहत आइटम्स भी नए नए आ रहे हैं। तो यहाँ पर और एक नए आइटम्स की यहाँ पे हमने देखा है भर पड़ी है। कौन सा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या जिसको हम बोलेंगे वेजेस करके यहाँ पे आपको दिया हुआ है। या तो केवल वेजेस लिखिए और वहां पे वेजेस ही मेंशन किया है तो वेजेस ही लिखिए तो भी चलेगा, या डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हम लिख के नीचे एक हेड बना के वेजेस लिख सकते हैं। तो इसकी अमाउंट कितनी दी हुई है, 14,250। अब वेजेस के अलावा कोई और दूसरा वहां पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है क्या, हमने एक बार एग्जांपल में चेक करना है क्या कोई दूसरा एग्जांपल, नहीं। तो फिर हमारा ये जो इतना एक ब्लॉक बना ये यहाँ पर ही खत्म हुआ। अब क्या करेंगे, हम इसकी टोटल कर लेंगे। इसकी टोटल आएगी 6,59,000। अब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट कितनी हमें एग्जांपल में दी हुई है, 1,49,000। तो अब इसको लेस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई 5,10,000 और ये जो 5,10,000 है ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या COGS, जो हमें आगे जाके एग्जांपल में जिसकी रेशियोज कैलकुलेशन के वक्त बेहद जरूरत पड़ने वाली है। तो COGS को फाइंड आउट कर लिया और सेल्स तो ऑलरेडी गिवन है। तो अब हमारे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट का या रीअरेंजमेंट स्टेटमेंट का पहले चरण पे या पहले स्टेप पे हम पहुंच चुके हैं जहां हमें एक्चुअल एक कैलकुलेशन के लिए जरूरत जिस अमाउंट की पड़ती है वो मिलेगी। तो वो कौन सी है, सेल्स माइनस COGS करने के बाद हमें क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट अब हम फाइंड आउट कर सके इस लेवल पे आप पहुंचे हैं। तो 8,50,000 माइनस 5,10,000, तो यहाँ पे हमें अमाउंट मिली 3,40,000। अब यहाँ 1 मिनट के लिए हम रुकेंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास जो एग्जांपल दिया हुआ है वहां आपको COGS नहीं दिया था बट ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। तो एक मिनट चेक कीजिए अपने एग्जांपल में क्या आपके P&L अकाउंट में दिया हुआ है, जो भी आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है उसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 3,40,000 है क्या, हाँ तो फिर है। तो हमारी जो भी प्रक्रिया चल रही है वो 100% सही चल रही है, 100% राइट है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट तक अब हम आ चुके। इसके बाद अब ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या लेस करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हम फिर से एक हेड बना लेंगे या एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है जो वैसा का वैसा लिखेंगे। बाद में देखेंगे एग्जांपल में कि क्या हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के आइटम्स दिए हुए हैं। तो हाँ, हमारे एग्जांपल में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के आइटम्स दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला आइटम दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की अमाउंट कितनी दी हुई है, 1,50,000। और अब ये हमें इनर कॉलम मतलब फर्स्ट कॉलम में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक अमाउंट है क्या, नहीं, इसका एक पूरा एक ब्लॉक बनेगा, 3 एक्सपेंसेस दिए हुए हैं करके हम यहाँ फर्स्ट कॉलम में लिख के इसकी टोटल जो आएगी वो टोटल अमाउंट आउटर कॉलम या सेकंड कॉलम में दिखाएंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 1,50,000। उसके बाद सेकंड है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या जिसको बोलेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन
1000 और उसके बाद लास्ट है फाइनेंस एक्सपेंसेस, और फाइनेंस एक्सपेंसेस की अमाउंट यहाँ हमें दी हुई है 15,000। तो इसकी टोटल आ गई 1,95,000। और सबसे मेन चीज यहाँ पे हमें देखना है, ये जो हम लिख रहे हैं कि हम प्रक्रिया क्या करने वाले हैं। कभी कभी हम फ्लो में ऐड भी कर सकते हैं, जबकि ये करना क्या है, लेस करना है। इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट जो आया 3,40,000, उसमें से लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की होल अमाउंट 1,95,000, तो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस बचा 1,45,000। और ये जो 1,45,000 है, ये है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट की वैल्यू हमें मिल गई 1,45,000। अब ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट की वैल्यू मिलने के बाद इसके आगे जो प्रक्रिया होगी वो होगी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की और नॉन ऑपरेटिंग इनकम की। तो यहाँ तक के जो चीज है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट तक का, ये हमें बिजनेस से संबंधित डायरेक्टली जिसका संबंध है वो सब चीजें यहाँ हमने लिख ली। लेकिन अब इसके बाद ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मिलने के बाद हम इसमें से लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि आपके उसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिए हुए हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अब जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट था वो हमने लिख दिया, बट अब देखेंगे कि क्या हमारे पास इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को सेटिस्फाइड करने के लिए कोई आइटम अवेलेबल है। तो हाँ, हमारे पास एक आइटम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के तहत है लॉस ऑन सेल्स ऑफ असेट। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, तो इसकी अमाउंट दी हुई है 4,000। अब एक ही वैल्यू दी हुई है, तो इसीलिए डायरेक्ट सेकेंड कॉलम में लिखेंगे 1,45,000 लेस 1,45,000 लेस 4,000 मीन्स अब हमारे पास कितने बचे 1,41,000। अब इसमें और एक प्रक्रिया बाकी है, क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करना बाकी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको याद करने वाली या अपने दिमाग में फिट करने वाली चीज एक ही है कि हम लेस क्या करते हैं और ऐड क्या करते हैं। सबसे पहले आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट पूरी तरीके से समझना है। उसके बाद अगर आपको एक बार वो स्ट्रक्चर पूरा ध्यान में आ गया तो आप इजीली बहुत ही कम समय में फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रेवेन्यू स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो ऐड करना है 1,41,000 जो अमाउंट थी इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करते हैं तो हम सबसे पहला क्या होगा हमारा काम कि हम एग्जाम्पल में चेक करेंगे। और जब आप मेरा ये वीडियो होने के बाद अगर आप खुद ही एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपका क्या काम है कि जो आइटम हमने लिख लिया उस पर आप एक खुद का एक ऐसा साइन बनाइए, जैसे आप स्टार मार्क दे सकते हैं, राइट मार्क कर सकते हैं, ऐसा डॉट बना सकते हैं कि ये एग्जाम्पल में मैंने यूज कर लिया है इस अमाउंट को। मीन्स आपको जो बचा हुआ है वो तुरंत दिखेगा और तुरंत, और हम इससे क्या होता है हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी एग्जाम्पल सॉल्व करने की। जल्द से जल्द हम फिर से जो अमाउंट बची है वो डाल के अपना पूरा काम जल्दी से जल्दी खत्म कर सकते हैं। तो आप अगर ऐसा आपने करना शुरू किया तो जो ये यहाँ पे आ चुके हुए आइटम्स ये ऑलरेडी वहां से कट जाएंगे, मीन्स वहां पे सिंबल आ जाएगा, तो आपको तुरंत दिखाई पड़ेगा कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम वाले कुछ आइटम्स हमारे पास बाकी है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में हमारे पास दिया हुआ है इंटरेस्ट, सबसे पहले नंबर पर है इंटरेस्ट और इसकी अमाउंट दी हुई है 3,000। उसके बाद अब यहाँ दो आइटम्स दिए हुए करके मैंने फर्स्ट कॉलम में लिखा इंटरेस्ट 3,000। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर इसकी अमाउंट दी हुई है 6,000। 6,000 प्लस 3,000 मीन्स इसकी अमाउंट आई 9,000। तो 9,000 प्लस 1,41,000 मीन्स हमें कितनी फाइनल अमाउंट यहाँ पे मिली 1,50,000। और ये जो 1,50,000 अमाउंट है ये है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स की कोई भी यहाँ पर एडजस्टमेंट या प्रक्रिया या प्रोसीजर की गई नहीं है। अगर हमारे
और उसके बाद अगर जानकारी अवेलेबल है तो यहाँ से माइनस करेंगे, और अगर जानकारी नहीं है फिर भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करते हुए लेस टैक्सेशन लिखेंगे और यहाँ पर नील या डैश देकर फाइनल अमाउंट नीचे लिखेंगे 1,50,000। और ये जो फाइनल अमाउंट हमें मिली 1,50,000 ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये तो सबसे पहला हमारा जो हमारा रिक्वायरमेंट थी आइटम्स की उसको फुलफिल करने वाला सबसे पहला स्टेटमेंट अभी हमने यहाँ बनाया या प्रिपेयर किया, जिसका नाम था इनकम स्टेटमेंट। और इस इनकम स्टेटमेंट से आप भली भांति परिचित हो, इसके पहले भी हमने इनकम स्टेटमेंट बनाया हुआ है। तो आज का हमारे एग्जाम्पल का एक नया जो एजेंडा था वो क्या था कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाए। तो चलिए अब ये वाला स्टेटमेंट आपको ऐसे कैसा अपने बुक पे लिख लेना है, क्योंकि इसका हमें जरूरत पड़ने वाली है। किस लिए? रेशोज का कैलकुलेशन करने के लिए। तो रेशो के कैलकुलेशन के लिए मैं मान के चलती हूँ कि ये पूरा आपने अपने बुक पे लिख लिया है। अब इसमें हम क्या बनाएंगे, इसी फॉर्मेट में हम बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आज हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे बनाने वाले हैं, नया सीख रहे हैं। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने की पूरी कोशिश आप लोगों को आज के वीडियो में करनी है, क्योंकि जो नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा अब उस नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको ये दोनों फिर से बनाने रहेंगे। तो जैसे आज हमने फाइनेंशियल एक्सपेंस इस पे रेवेन्यू स्टेटमेंट पे ज्यादा समय नहीं दिया, वैसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी ज्यादा समय नहीं देंगे। इसीलिए आज आपको यहाँ पर अभी सबसे पहले समझना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे हेडिंग चेंज कर देंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले यहाँ आप जानकारी लेते हैं। अब पीएल अकाउंट से संबंधित जितने भी आइटम्स थे उन सब का काम हमने कहाँ पे कर लिया? रेवेन्यू स्टेटमेंट में। अब रेवेन्यू स्टेटमेंट का काम होने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीअरेंज फॉर्म होता है बैलेंस शीट का। तो अब पीएल अकाउंट से हमारा अभी कोई सरोकार नहीं है, आप किस पे आएंगे? हम बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट पे आपको लायबिलिटी साइड में दिए हुए कुछ आइटम्स है और कुछ असेट साइड में दिए हुए है। तो सबसे पहले हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से हम असेट का यूज करेंगे। तो असेट का यूज करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है करंट असेट्स। अब जो आपको बैलेंस शीट गिवन है उस बैलेंस शीट में सब आइटम्स से एक के नीचे एक दिए हुए, कोई ऐसा बताया हुआ है कि स्टैंडर्ड मतलब फिक्स असेट कोलन एंड डैश सो एंड सो, ऐसा नहीं बोला है। अब हमें यहाँ पे बाइफरकेट करना है कि गिवन बैलेंस शीट में करंट असेट कौन कौन से है। तो यहाँ पे स्टॉक दिया हुआ है और उसकी अमाउंट कितनी है? 1,49,000। उसके बाद डेटर्स दिए हुए हैं, डेटर्स की अमाउंट है 71,000 और कैश दी हुई है, सबसे आखिरी आइटम दिया हुआ है करंट असेट के तहत 30,000। तो अब यहाँ पे जो करंट असेट में आने वाली जितनी भी जानकारी थी जैसे कि स्टॉक, डेटर्स और कैश, वो हमने हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख ली है। तो इसकी टोटल हो गई 2,50,000। करंट असेट की टोटल अब हमने सेकंड कॉलम में यहाँ लिख ली 2,50,000। अब इसमें से करंट असेट में से लेस करेंगे करंट लायबिलिटी। तो आप अपने पास जो एग्जांपल अवेलेबल है उसके लायबिलिटी साइड में देखिए, करंट लायबिलिटी से संबंधित कोई आइटम दिख रहा है क्या? तो यहाँ जैसे अब करंट असेट में 3 दिए हुए थे, वैसे यहाँ हमें क्लियरली मेंशन मतलब अलग अलग आइटम्स के इसमें ना करते हुए करंट लायबिलिटीज करके ही एक हेड दे दिया है और उसकी अमाउंट कितनी दी है? 1,30,000 करके डायरेक्टली मैंने 2,50,000 में से 1,30,000 लेस कर दिया। तो मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट है 1,20,000। और करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज अगर हम करें तो हमें क्या हासिल होता है? वर्किंग कैपिटल। मीन्स हमने यहाँ पे वर्किंग कैपिटल को डिटरमाइन कर लिया करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज करके। अब करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज करके वर्किंग कैपिटल मिला, बट फिर भी हमारी जो
अमाउंट दी हुई है 80,000। अब इसकी जो टोटल है वो मैं यही लिख रही हूँ 2,30,000। क्यों लिखा मैंने यहीं पे? क्योंकि हम चेक करेंगे कि क्या कहीं हमें डेप्रिसिएशन के संबंध में कोई भी जानकारी दी हुई है क्या, क्योंकि हमें जो भी यहाँ पे ऐड करना है वो नेट फिक्स एसेट ऐड करना है, और नेट फिक्स एसेट कब मिलेगा? फिक्स एसेट लेस डेप्रिसिएशन। तो देखिए अपने एग्जांपल में कहीं भी हमें डेप्रिसिएशन से संबंधित कुछ बताया हुआ है? देख लिया तब तक? नहीं है। तो फिर यहाँ पर फिर भी हम फॉर्मेट को फॉलो जरूर करेंगे। डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन रिजर्व नहीं है करके नील, और टोटल हम अमाउंट हमने अब बाहर लिखी 2,30,000। अब यहाँ कौन सा मैंने प्रक्रिया करने के लिए लिख रखा है? ऐड। तो 1,20,000 प्लस 2,30,000, इसकी अमाउंट आएगी 3,50,000, और इसको क्लोज करना है क्योंकि हमने असेट साइड के हिसाब से या असेट में जो भी असेट साइड में आने वाले आइटम्स के हिसाब से क्या कैलकुलेट कर लिया है? कैपिटल एम्प्लॉयड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैलकुलेट करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है कि हम दो तरीकों से, अलग अलग तरीकों से, मींस असेट के हिसाब से और लायबिलिटीज के हिसाब से कैपिटल एम्प्लॉयड डिटरमाइन कर सके। तो सबसे पहले असेट साइड को पूरा खाली कर लिया, आइटम्स उसके हिसाब से लिख लिए, और लिखने के बाद हमने कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे हासिल किया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड असेट साइड के हिसाब से हासिल करने के बाद अब हमारा काम है कि हम सोर्सेस ऑफ फंड के हिसाब से कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट करें। तो सोर्सेस ऑफ फंड के हिसाब से मींस कौन सी साइड अब यहाँ पे यूज करनी है? लायबिलिटीज साइड। तो यहाँ पे इसको बंद कर दिया, तो अब हेडिंग डालेंगे सोर्सेस ऑफ फंड, अंडरलाइन, कोलन एंड डैश। सोर्सेस ऑफ फंड लिख लिया। अब इसमें हम जैसे हमने यहाँ करंट एसेट फिर फिक्स एसेट को लिखा, वैसे ही अब लायबिलिटी साइड के एक एक आइटम को खाली करके स्टेटमेंट में लिखना है। तो इसीलिए सोर्सेस ऑफ फंड में सबसे पहला जो भी आइटम आएगा वो होगा शेयर कैपिटल। तो इस एग्जांपल में आपको दिया हुआ है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, जिसकी 2000 ऑर्डिनरी शेयर दिए हुए हैं और 100 रुपीज हर एक की फेस वैल्यू वहां बताई हुई है। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमारा कितना हुआ? 2 लाख रुपीज। अब 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व भी हमें वहां दिया हुआ है। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व 90,000, ये भी हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद P&L अकाउंट, और ये क्या है? प्रॉफिट। कितना दिया हुआ है? 60,000, और इन सबको हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो इसकी वैल्यू बनी 3,50,000। अब जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझा था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पे जो असेट साइड के हिसाब से कैलकुलेशन करने के बाद आने वाला कैपिटल एम्प्लॉयड है और लायबिलिटी साइड को कैलकुलेट करने के बाद आने वाला कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो जहां हमने असेट साइड का यूज करके कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट किया, उसकी अमाउंट आई 3,50,000, और लायबिलिटी साइड को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो अब हमें यही 3,50,000 की अमाउंट मिल गई। तो क्या मैं यही रुक जाऊंगी? लिख दूं वहां हेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड? नहीं, हमने भले ही हमें यहाँ पे एग्जांपल में वैल्यू फाइंड आउट कर ली, बट फिर भी इसके बाद आने वाले हर आइटम के भले ही वहां कीमत या अमाउंट दी हुई नहीं है, पर फिर भी हम फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। 3,50,000 हमारे पास अमाउंट आ गई, इसमें से हम लेस करेंगे फिक्टिटियस असेट। अब हमारे पास जो गिवन एग्जांपल है इसमें फिक्टिटियस असेट दिया हुआ नहीं है करके यहाँ मैंने लिख दिया नील, और अब यहाँ क्या आएगा? 3,50,000, और ये जो 3,50,000 है ये है प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स और शेयर होल्डर्स फंड, और इसकी जरूरत हमें एग्जांपल में पढ़ने वाली है। अगर मैं डायरेक्टली ये 3,50,000 को यहाँ
इसके बाद उसमें ऐड करेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है क्या, जैसे कि डिबेंचर दिया हुआ है या कोई लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है। देखिए अपने एग्जाम्पल में कहीं भी गिवन है क्या, नहीं, तो फिर सीधा यहाँ पे लिखेंगे नील, और नील लिखने के बाद अब फाइनल अमाउंट जो 3,50,000 आई, इस 3,50,000 को हेडिंग देंगे या नाम देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। और यहाँ आपको ये क्रिया समझ आएगी कि अगर हमने पहले ही कैपिटल एम्प्लॉयड इस जगह पर दे दिया होता तो हम यहाँ तक ना पहुँच पाते। इसीलिए जब भी हम स्टेटमेंट फॉर्मेट को क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक चीज ये है कि हम स्टेटमेंट को बनाते हुए स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करें। और ये जो यहाँ लिखा हुआ है, ये मैंने इसी फॉर्मेट को आपको सबसे पहले दिन रेशोज का कैलकुलेशन करते वक्त फॉर्मूले में भी समझाया था कि जो शेयर कैपिटल है प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी वहाँ पे हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, सरप्लस अमाउंट दी हुई है, माइनस फिक्टिटियस असेट करेंगे तो हमें प्रोप्राइटर्स और शेयर होल्डर्स फंड मिलेगा, और उसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को ऐड करेंगे तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। तो यहाँ हमने अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया और दोनों जगह का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो सेम है, मीन्स हमने जो भी यहाँ पे प्रोसीजर की हुई है वो सही है। तो आज की इस वीडियो में हमने गिवन एग्जाम्पल के हिसाब से रेवेन्यू स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैलकुलेट किया या प्रिपेयर किया। अब इसी स्टेटमेंट का आधार लेके हमें रेशोज को कैलकुलेट करना है। हमारा एक्चुअल एग्जाम्पल अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन जो रेशोज का कैलकुलेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको ये जो दो स्टेटमेंट हमने फॉर्म किए हैं या प्रिपेयर किए हैं, इसको अपने बुक में बाकायदा लिखना है और समझने की कोशिश करनी है। तब तक के लिए समझते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।